नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जैसा कि आप लोगों का टेस्ट हुआ था 7 से 9 का फुल टेस्ट हुआ था बीपीएससी का, और उसी टेस्ट का जो पॉलिटी का सेशन है उसी का हम पूरा डिटेल आप लोगों को कराएंगे। जो भी क्वेश्चंस जो पॉलिटी के पूछे गए थे, आज पॉलिटी का भी वीडियो मिल जाएगा, फिर आपको हिस्ट्री का वीडियो मिल जाएगा, फिर जो भी है जितने भी सेशन है सारे सेशन के वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैं चैनल के बारे में कुछ बता दूं आप लोग को। युक्ति आईएएस काफ़ी लोग जुड़े होंगे पहले से, कुछ लोग नए होंगे जो अभी युक्ति आईएएस को जानते होंगे। ये देखिए युक्ति आईएएस का लोगो है। युक्ति आईएएस अपना ऐप भी आ चुका है, युक्ति आईएएस का वेबसाइट भी आ चुका है। तो जो लोग नहीं जुड़े हो, जो लोग नहीं जानते हैं, तो देखिए यहाँ पे युक्ति आईएएस का ये लोगो है। पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन पे हम लोग डील करते हैं। युक्ति आईएएस का लोगो है, ठीक है। तो गूगल के प्ले स्टोर पर जाइए और डायरेक्ट, अगर किसी को पहले टेलीग्राम ज्वाइन करना हो तो देखिए यहाँ टेलीग्राम का भी दिया हुआ है। अगर किसी को टेलीग्राम पे हमको सर्च करना हो कि युक्ति आईएएस से कैसे जुड़े, तो आप गूगल स्कैनर खोलिए, अपना गूगल पे जाइए, स्कैनर खोलिए और डायरेक्ट स्कैन कर लेंगे तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे, ठीक है। और अगर किसी को प्ले स्टोर पे जैसे डाउनलोड करना हो कि कैसे हम डाउनलोड करें, तो देखिए यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और टाइप कीजिए युक्ति आईएएस, सीधे युक्ति आईएएस लिखेंगे, वो रेड कलर का जो मैंने आपको दिखाया ये लोगो वाला, वो आपको मिल जाएगा और डायरेक्ट आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। और जो भी पेपर देना हो, आपको स्टेट पीसीएस का पेपर देना हो, यूपीएससी का पेपर देना हो, या भारत की कोई भी परीक्षा का पेपर देना हो, आप डायरेक्ट वहां पर जाकर सब्सक्रिप्शन लेके अपने पेपर को दे सकते हैं, अपने आप को इवेलुएट कर सकते हैं कि वाकई में कितनी तैयारी आप लोग करते हैं, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, अगर किसी को कोई समस्या हो तो डायरेक्ट आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं पॉलिटी के पहले सेशन पे, और एक स्लोगन है युक्ति आईएएस का इस बार कि अब की बार 67 जो बीपीएससी हो रहा है या सीडीपीओ का जो पेपर होगा, हालांकि मैं बीपीएससी की बात कर रहा हूं तो सिर्फ बीपीएससी ही बात करूंगा। तो अब की बार जो स्लोगन है युक्ति आईएएस का, अब की बार 110 के पार। तो जो लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि कट ऑफ पिछली बार का आप लोगों ने देखा भी होगा और विगत कई वर्षों के जो पेपर हुए उसका भी एनालिसिस आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, तो ठीक है, पता होगा तो ठीक है, नहीं तो जैसे जैसे अगर कट ऑफ बढ़ते जा रहा है उसी हिसाब से आप लोग को अपनी तैयारी, अपनी रणनीति को बदलना पड़ेगा। तो अब की बार युक्ति आईएएस का जो नारा है 110 के पार, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो 31वां क्वेश्चन है पॉलिटी सेशन का, वो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन दिया गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए अगर एलिमिनेट करना हो, देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में सभी लोग जानते हैं, बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को बोला गया था। और कई बार क्वेश्चन तो मॉडर्न हिस्ट्री में ये पूछे जाते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटिक क्वेश्चन तो दोनों एक दूसरे से मिक्सअप होते हैं, यही खूबसूरती है पॉलिटी और हिस्ट्री का। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का सही आंसर है। तो जो जिन लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखा होगा, टिक किया होगा, बिल्कुल सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी दिया गया कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बारदोली की महिलाओं के द्वारा ही इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। झंडा समिति, रियासत समिति, देशी रियासत समझौता समिति, संचालन समिति, नियम समिति के भी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो देखिए एक क्वेश्चन आपने दिया और एक क्वेश्चन से देखिए कितने भी एक्सप्लेनेशन में आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलता है। यही युक्ति आईएएस की खूबसूरती है कि जिस तरीके से क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, आपको एक्सप्लेनेशन को भी उसी तरीके से देखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपसे क्वेश्चन सिर्फ प्रांतीय का पूछा गया था। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब यहां से क्या और सीखने को हमको मिला कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था, तो बारदोली की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि दी गई थी। इसके साथ साथ आपको यह भी पता चला कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू साहब थे। झंडा समिति, रियासत समिति जो मैंने बताया, समझौता समिति, संचालन समिति, नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी जन्म बिहार में हुआ था, जीरादेई में हुआ था, सिवान जिले में हुआ था, और देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। खैर सभी लोग जानते होंगे। तो इस क्वेश्चन से आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं इंग्लिश में देख लेंगे, जिनको हिंदी में देखना है वो हिंदी में यहाँ पे देख सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। देखिए युक्ति आईएएस का ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डायरेक्ट ऐप को ऐप इंस्टॉल कीजिए और जो भी पेपर देना आप पेपर दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि स्वतंत्रता के पश्चात गठित
क्वेश्चन क्या था कि स्वतंत्रता के पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में राजकुमारी अमृता कौर को कौन सा विभाग दिया गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था। अगर आप एम्स गए होंगे दिल्ली में तो वहां पे लिखा होगा अमृता कौर, एक अलग डिपार्टमेंट ही है, वहां पे मरीज जाते हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वाणिज्य मंत्री, संचार मंत्री और उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए बिहार पीसीएस में 5वां ऑप्शन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसलिए 5वें ऑप्शन को कभी भी नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसी हिसाब से आंसर दीजिएगा, क्योंकि बिहार पीसीएस का पेपर देने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर आप घूमते होंगे या आप कहीं पर भी जाते होंगे, जो करंट के क्वेश्चंस आते होंगे ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चन होते हैं, जैसे मेट्रो में बैठे हैं, कुछ आपको वो दिखाई देता है, प्रचार दिखाई देता है, तो उससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, या रेलवे पे कुछ लोगो लिखा होता है, उस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये आपके ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर किसी को पता होगा तो राजकुमारी अमृता कौर को, जैसे मैंने कहा कि एक डिपार्टमेंट ही दिया गया था उनको, तो इसमें 4 ऑप्शन है, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वाणिज्य मंत्री और संचार मंत्री। तो जाहिर सी बात है स्वास्थ्य मंत्री इनको दिया गया था। तो इसका पहला 32वें का आंसर होगा ए होगा। स्वतंत्रता के पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य विभाग दिया गया था, जबकि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो 40 से लेकर 45 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, क्योंकि उस समय कुछ हुआ ही नहीं था, तो अध्यक्ष इनको 5 साल के लिए बने थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्रालय दिया गया था। देखिए इस देश की खूबसूरती, होम जाकिर भाभा को वाणिज्य मंत्रालय दिया गया था और रफीक अहमद किदवई साहब को संचार मंत्रालय दिया गया था। तो इस क्वेश्चन से देखिए यहाँ पर इतना सब आपको देखने को मिलता है, और ये ऐसे क्वेश्चन है जो हमेशा क्वेश्चन हर पेपर में आते ही रहते हैं। आप बिहार पीसीएस का 10 साल का पेपर उठा के देखिएगा, क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए तीसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। भाषा के आधार पर गठित कौन सा ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था। और भारत में कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि भारत में इस समय वर्तमान में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 4 ऑप्शन इसमें भी है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, नागालैंड और हरियाणा, और लास्ट ऑप्शन सभी लोग जानते भी हैं। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य है उसका नाम है आंध्र प्रदेश। याद होगा सभी को, नहीं किसी को पता हो तो इसको जान ले कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में मैंने दिया भी है कि 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश बन गया है। गुजरात राज्य की स्थापना 1960 में हुआ था, नागालैंड का 1963 में हुआ था और हरियाणा जो है 1966 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन से आपको देखने को मिला, और ये क्वेश्चन लगातार कई बार पूछे जा चुके हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने कहा कि आप लोग एक बार जरूर देखिए। अब की बार 110 के पार वाला स्लोगन जो है युक्ति आईएएस का। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा गया आप लोगों से कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 4 ऑप्शन फिर दिया गया है। समानता का अधिकार जो दिया गया है अनुच्छेद 19 से 22 दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है 23 और 24, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, और लास्ट ऑप्शन दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है, ई। इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक जो ऑप्शन है ये यहां पर सही होगा, क्योंकि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो 23 और 24 में दिया गया है। ठीक है, ये भी सही था। और यहां पर देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में निहित है, यानी कि ये शोषण के विरुद्ध अधिकार जो था अनुच्छेद 23-24 में था, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो था 32 सही था। यानी कि 2 जब सही हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो लास्ट ऑप्शन ई ऑप्शन है वो आपका एक बैग सही हो जाएगा। तो इसमें सही कौन कौन सा था, जो सत्य था आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार था और संवैधानिक उपचारों का अधिकार था, यानी कि सी और डी सत्य था, इसलिए आपका आंसर जो हो गया वो आपका ई हो गया। जबकि समानता का अधिकार जो होता है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में होता है, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में दिया होता है, इसलिए ये गलत था, ये गलत था, बाकी सी और डी सही थे, इसलिए जो इसका आंसर था वो आपका ई हो गया है। तो ये अनुच्छेद आप लोग ध्यान से पढ़ा कीजिए, ये हमेशा क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है। ए है समान नागरिक संहिता, बी है प्रेस की स्वतंत्रता, सी है धर्म की स्वतंत्रता, डी है विधि के समक्ष समानता। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 3651 में इसका वर्णन किया गया है। तो इसमें पूछा गया कौन सा नीति निर्देशक तत्व है। तो जब एक बार बताओ 36 से 51 के बीच में है तो जाहिर सी बात है जो इसके बीच में आएगा वही होगा, या 36 से 51 के बीच में जो भी होंगे। तो इसमें देखिए सीधा सीधा इसका जो आंसर था वो समान नागरिक संहिता था। संविधान का अनुच्छेद 44 के तहत राज्य द्वारा प्रत्येक समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करना नीति निर्देशक तत्व में शामिल किया गया अनुच्छेद 44। तो अनुच्छेद 44 इसके बीच में आएगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 35वें का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
चलिए 36 पे आते हैं। 36 क्वेश्चन पे देखते हैं, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं महामहिम साहब, उनका निर्वाचन किस प्रकार होता है? क्या उनके निर्वाचन में लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं? क्या उनके निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य शामिल होते हैं? क्या विधान परिषद के सदस्य शामिल होते हैं? क्या राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं? आखिर शामिल कौन होते हैं? क्या जनता खुद वोट देती है राष्ट्रपति को? तो देखिए इसका सही आंसर है ई, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है, क्योंकि जनता वोट देती नहीं है, तो इसलिए मतदान क्या होता है? गुप्त होता है। और अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचक गणों में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा आंसर, संसद के दोनों सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य की बात कर रहा हूं, शामिल होते, अर्थात जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इसके बारे में आपको मैंने अच्छे से बता भी दिया गया है कि संसदों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मान लीजिए इसमें पूछ दे कि मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, नहीं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होती है? यह लगातार क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है और यह एक संवैधानिक बाध्यता है। तो लोकसभा चूंकि निम्न सदन होता है, राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है। चलिए कमेंट करके मुझे बताइए कि इस बार जो कि लोकसभा है उसके अध्यक्ष कौन है, लोकसभा स्पीकर वर्तमान में कौन है और वो किस संसदीय क्षेत्र से आते हैं। और यह भी बताइएगा कि इस बार की जो लोकसभा है वो कौन सी लोकसभा चल रही है आजादी से लेकर अभी तक का। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? पिक्चर भी आ चुका है कई बार, आप लोग जानते भी होंगे। तो भारत के किस प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, चंद्रशेखर सिंह, जवाहरलाल नेहरू और उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जो आंसर होगा वो लाल बहादुर शास्त्री, जिनका सबसे प्यारा नारा था जय जवान, ये नहीं था चौधरी चरण सिंह का था। ठीक है, इतना ध्यान से पता होना चाहिए आपको। तो लाल बहादुर शास्त्री, जिनका ताशकंद में मृत्यु हुई थी, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर ताशकंद की राजधानी में 11 जनवरी 1966 को हुई थी। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर है वो लाल बहादुर शास्त्री है। अगला क्वेश्चन जो है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहते हैं? तो लोक निधि के जो अभिभावक होते हैं वो कौन होते हैं? नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, जिसे कैग की रिपोर्ट जो बार बार आप लोग सुनते होंगे। तो भारतीय संविधान के तहत नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक संघ एवं राज्यों के लोक नीतियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है, अतः उसे लोक निधि का अभिभावक कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, लोक निधि का जो अभिभावक है वो आपका कौन होता है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है। चलिए आंसर इसका हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? वित्त विधेयक के संबंध में, साधारण विधेयक के संबंध में, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, या आपके संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में? इसका जो सही आंसर है, इसका सही जो आंसर है वो होता है बी, साधारण विधेयक के संबंध में होता है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक एक साधारण उपचार है और इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। इसके अनुसार जब किसी विषय पर दोनों सदनों में, ये शब्दों नहीं है सदनों है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, दोनों सदनों में मतभेद होता है, यानी कि लोकसभा में और राज्यसभा में कोई सदन में मतभेद होता है तो इसे पारित करना संभव नहीं हो पाता है। तो इस गतिरोध को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ऐसे विधेयकों के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती जो धन विधेयक है, यह विदेशों नहीं है, यहाँ पर वित्त विधेयकों के लिए है। ठीक है, तो विदेशों नहीं है, विधेयकों के लिए है। संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, अगर धन से रिलेटेड है तो वहां पर संयुक्त बैठक को नहीं बुलाई जा सकती। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। जब किसी विषय पर दोनों सदनों में, ठीक है, मतभेद होता है, यानी कि लोकसभा में और राज्यसभा में मतभेद होता है, तो मतभेद को दूर करने के लिए क्या करते हैं? एक दूसरे को बुलाया जाता है कि भाई आइए अपने मतभेद को दूर कीजिए। तो इसे क्योंकि पारित करना संभव नहीं हो पाता है और इसी गतिरोध को दूर करने के लिए क्या करता है? राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं और साधारण विधेयक के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, धन विधेयक के लिए नहीं बुलाई जाती है। तो इसे क्वेश्चन से आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है?
तो पहली महिला कौन है? बचपन से आप लोगों ने पढ़ा होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, मायावती, जयललिता, सरोजिनी नायडू, सरला अग्रवाल, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर है को भारत कोकिला जिसे कहते हैं सरोजिनी नायडू। वो भारत की किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। ठीक है, 15 अगस्त 1947 से लेकर 1 मार्च 1949 तक सबसे बड़े राज्य जो उत्तर प्रदेश है वहां की राज्यपाल बनी थी। कमेंट करके बताइए कि इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है। अगला क्वेश्चन है, मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? मंडल का मंडल सुना भी होगा आप लोगों ने। 4 ऑप्शन है, 1960, 65, 70, 75। 4 ऑप्शन में सही आंसर चुनाव कीजिए। तो 1979 में, ऑप्शन है ही नहीं तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा। 1979 में केंद्र की जनता पार्टी सरकार ने बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। इसका सही आंसर क्या होगा? 79 में जनता पार्टी की सरकार ने विदेशी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, लेकिन इस आयोग की रिपोर्ट सौंपी कब थी? 1980 में। चूंकि ऑप्शन नहीं था इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसे है? ये कौन सी पार्टी रीजनल पार्टी है, कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी है? कमेंट करके बताइएगा कि इस समय वर्तमान में भारत में कितनी राष्ट्रीय पार्टी है, अगर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या नियम कानून होता है, और रीजनल पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या नियम कानून होता है। अभी देखा यूपी में चुनाव का इलेक्शन का आ चुका है कि कब चुनाव होना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान से आप लोगों को समझना चाहिए। तो भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? क्या मुख्यमंत्री को है, क्या चुनाव आयोग को है, क्या सर्वोच्च न्यायालय को है, क्या नियंत्रक और मालिका परीक्षक को है, या राष्ट्रपति को है? इसका जो सही क्वेश्चन का आंसर ही है, इतना तो सभी लोग जानते होंगे कि चुनाव आयोग नाम का कुछ होता भी है, वही जो है किसी को राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा भी देता है। कुछ नियम कानून होते हैं 4 राज्यों में। भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का चुनाव आयोग को है, इसके लिए कुछ निश्चित मापदंड घोषित करता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो इसके 3, 4, 5, 6 कितने हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल 15 होते हैं, 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो टोटल 15 सदस्य होते हैं जिसमें 5 अस्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। 5 जो अस्थायी होते हैं जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका है, ब्रिटेन है, रूस है, फ्रांस और चीन है, और जो अस्थायी सदस्य होते हैं वो 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका, चूंकि आंसर क्या है, 15 सदस्य होते हैं, लेकिन अस्थायी सदस्यों की इसमें बात की गई है। देखिए यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे सी आपका आंसर है। क्योंकि 15 सदस्य होते हैं, यहाँ पर अस्थायी पूछा गया है, तो 5 अस्थायी है, इसलिए आंसर क्या है? सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अस्थायी पूछा है तो 5 हो जाएगा, अस्थायी पूछता तो 10 हो जाता। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? अन्ना हजारे के समय लोकपाल आप लोगों ने सुना होगा। यही मान लीजिए क्वेश्चन उठा के पूछे कि पहला लोकपाल विधेयक कब पारित किया गया था? तो संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो है 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। जो हमारी चौथी लोकसभा थी, 4th जो लोकसभा थी, उसमें प्रस्तुत किया गया था, जहां यह 1969 में पारित हुआ था, परंतु राज्यसभा में लंबित रहने की स्थिति में ही चौथी लोकसभा के विघटित होने के कारण यह विधेयक समाप्त हो गया था। तो इसका आंसर क्या था भैया? 68 में आया था, 69 में पारित हुआ था। चूंकि ऑप्शन ही नहीं है इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ई आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल आपके 31 से लेकर 45 का जो सेशन था वो पॉलिटी का 15 क्वेश्चन का सेशन था। तो आने वाले समय में अभी आप लोग को हिस्ट्री का भी आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। हिस्ट्री के साथ साथ करंट अफेयर का जितने भी सेशन है, जितने भी टॉपिक हैं, सारे टॉपिक का आप लोग वीडियो बन जाएगा। आप लोग युक्ति आईएएस का सपोर्ट कीजिए, बने रहिए युक्ति आईएएस के साथ। काफ़ी लंबे समय से युक्ति आईएएस आप लोगों के साथ हमेशा बना रहा है। कोविड का दौर चल रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग घर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये युक्ति आईएएस का ऐप भी आ चुका है, वेबसाइट भी बन चुका है। ये ऐप का लोगो ऐसे ही दिखाई देगा, कुछ नहीं करना है, सीधे अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाइए। जैसे गूगल का प्ले स्टोर है, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ये गूगल का प्ले स्टोर है। गूगल का प्ले स्टोर में जाकर युक्ति आईएएस बस टाइप कर दीजिएगा। ये युक्ति आईएएस जैसे ही आप टाइप करेंगे तो डायरेक्ट आपको ऐसा करके ऐप आएगा, 3रे या 4थे नंबर पे आ जाता है। युक्ति आईएएस का लोगो ऐसे बना होगा, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर रजिस्ट्रेशन करेंगे आप और डायरेक्ट हमारे संस्थान से आप लोग जुड़ जाएंगे। जिनको भी सब्सक्रिप्शन चाहिए वहाँ पे सारे सब्सक्रिप्शन के प्लान लिखे होंगे। अपने सुविधा के अनुसार जो भी पेपर आपकी तैयारी करते हो वो तैयारी आप लोग कर सकते हैं। डेली आपको करंट अफेयर भी मिलते हैं, एक से एक बेस्ट करंट अफेयर जो डेली के PIB से लगा है, सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। बशर्ते बने रहिए आप लोग हमारे साथ। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं युक्ति आईएएस के। ठीक है, अगर किसी को समस्या है कि टेलीग्राम पे सर हम कैसे जाएं, या टेलीग्राम पे हम क्विज देना चाहते हैं वो कैसे हम दें, क्योंकि क्विज भी हमारा चलता रहता है दिन भर, दिन भर क्विज चलता रहता है। वो टाइमिंग एक है
ताकि जो भी मैक्सिमम स्टूडेंट उसमें रहते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, पोल किया जाता है उसमें। तो आप डायरेक्ट कुछ मत कीजिए, आप गूगल पे जाइए, स्कैनर पे जाइए और वहाँ पे इसको जाके स्कैन कर लेंगे। डायरेक्ट टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ जाएंगे, स्कैन करेंगे जुड़ जाएंगे डायरेक्ट आपको। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर आप लोगों को हिस्ट्री का वीडियो लेकर बहुत जल्दी आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल ऑफ यू। जय हिंद।